चाहे घर हो या रेस्टोरेंट, अकेले खा रहे हो या पार्टी में, हमारे अधिकतर व्यंजनों को पकाने में, मसाले भूनने में, तड़का लगाने में, छौंकने में तेल या घी लगता ही है। कुछ पॉपुलर नाश्ते और भोजन में तो बहुत मात्रा में तेल का इस्तेमाल होता है। कई तरह के मीट, पुलाव, बिरयानी, पूरी, भटूरे, पराठे, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, ये सब आपकी आंखों के सामने आ रहे होंगे, है ना? लेकिन शायद आपने ये गौर नहीं किया होगा कि खाना पकाने के तेलों का संसार बहुत गंदगी और नुकसान भरा है। तेल घी बनाने के गलत ढंग से लेकर उनकी आगे की प्रोसेसिंग, गलत भंडारण, मिलावट, गलत तरीके से इस्तेमाल, ये सब धड़ल्ले से होता है और इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ तो अनजाने में या लापरवाही से होता है और उससे अधिक मुनाफाखोरी के लिए। आज इनमें से एक विषय उठा लेते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। वो है क्या नए और विदेशी तेल जैसे कि सनफ्लावर, सैफफ्लावर, राइस ब्रैन और ऑलिव ऑयल हार्ट, दिमाग, लीवर, इन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। और क्या पारंपरिक तेल जैसे कि सरसों, मूंगफली और नारियल के तेल ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक पैदा करते हैं और भी कई बीमारियां पैदा कर देते हैं। फिर हमें खाना पकाने में किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपको तेलों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो विज्ञापनों को देखकर या अखबारों या वेब में खबरें देखकर आपको यह भ्रम हो सकता है कि भारत के पारंपरिक तेल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। कुछ स्वार्थी तत्व, जिनमें कंपनियां भी शामिल हैं, कई दशकों से घी को नुकसानदायक बताते आ रहे हैं और हमें वनस्पति घी की तरफ धकेलते रहे हैं। इसके लिए इन्होंने वैज्ञानिक खोजों को भी बखूबी तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तेलों की बात करें तो यह फैलाया गया है कि सरसों, नारियल और मूंगफली के तेल दिल और लीवर आदि के लिए ठीक नहीं होते। सरसों में एक बहुत नुकसान करने वाला केमिकल होता है। मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन नाम का एक जहर पैदा हो जाता है। नारियल के तेल में चर्बी जैसी खराब फैट होती है और भी बहुत कुछ। दूसरी ओर नई तरह के तेल, उनमें से वो जिनका बाहर से आयात होता है, ये तेल खाने में कम एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी पच जाते हैं, इनसे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हार्ट अटैक से बचे रहते हैं, दिमाग तंदुरुस्त होता है, ये डायबिटीज़ में भी लाभकारी हैं, इनसे मोटापा भी कम बढ़ता है। ये कंपनियां ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर और सैफफ्लावर के तेलों, इन सबको बहुत ऊंचे दाम पर बेचती हैं। जो इतने पैसे नहीं दे सकते उनको लुभाने के लिए इन तेलों को सस्ते रिफाइंड तेल में मिलाकर बेचा जाता है और उसके बाद बड़ा डिस्काउंट दे दिया जाता है। बहुत टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन हर तेल के बारे में बात करने से पहले संक्षेप में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करना तो जरूरी है। सभी तेल दो प्रकार के केमिकल से बने होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल अणु के साथ 3 फैटी एसिड के अणु बना के एक बहुत बड़ा अणु बनाते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब 3। जितने तेल और घी होते हैं ये सभी ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जब आप खून की जांच कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी दिया होता है। इसका मतलब और कुछ नहीं, आपके खून में मिली हुई चर्बी होती है। जो ये फैटी एसिड होते हैं ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बहुत सारे परमाणुओं से बने होते हैं और इन परमाणुओं की संख्या और वो किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, इनके हिसाब से दर्जनों तरह के फैटी एसिड बन जाते हैं। एक दो उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें ऑलिव ऑयल जैसे महंगे तेलों के बारे में सुनते हैं और जो तेल के डिब्बों में लिखा होता है कि इस तेल में विशेष क्या है, उन सब का सही में मतलब क्या होता है। भोजन के हिसाब से देखें तो तेल घी को 2 मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है। एक हुआ सैचुरेटेड, एक हुआ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तेल घी वो होते हैं जिनमें फैटी एसिड हाइड्रोजन से पूरी तरह सैचुरेट होते हैं, यानी इसमें और हाइड्रोजन नहीं डाली जा सकती। ये तेल घी तापमान थोड़ा सा भी कम हो जाए तो जमने लगते हैं। ये रखे रहने पर जल्दी खराब नहीं होते। और इसके उलट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन का परमाणु लगा हो सकता था लेकिन नहीं होता, तो वो कहलाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो परमाणुओं की खाली जगह होती है, इसकी वजह से जब इन्हें खुले में अधिक समय तक रख दें तो ये हवा की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ऐसे तेल पतले होते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो अनसैचुरेटेड तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन केवल इस पैमाने पर तेल को खराब कह देना सही नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड को उनमें कितने कार्बन के अणु हैं उसके हिसाब से 3 वर्गों में बांटा जाता है। इनमें से कम या मध्यम लंबाई के फैटी एसिड की तुलना में अधिक लंबाई के फैटी एसिड ज़्यादा खराब माने जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो का मतलब हुआ एक, पॉली का मतलब हुआ बहुत।
इन्हें शॉर्ट में मूफा और पूफा कहते हैं। मूफा का मतलब हुआ कि इसमें एक जगह में हाइड्रोजन की कमी है और पूफा का मतलब हुआ इसमें एक से अधिक जगह में हाइड्रोजन परमाणु की कमी है। सामान्यतः ये दोनों तरह के अनसैचुरेटेड तेल खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों और दिमाग में स्ट्रोक होने को रोकते हैं। कुछ तेलों के डब्बों में इन शब्दों का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये पूफा के अंदर आते हैं और ओमेगा 9 ये एक मूफा फैटी एसिड है। इनमें से ओमेगा 3 को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कभी कभी शरीर के अंदर एक दूसरे का उल्टा काम भी करते हैं। इसलिए नई खोजों में इनके बीच बैलेंस होना बेहतर पाया गया है। यहाँ पर ये बता दें कि तेल घी को शरीर किस तरह ग्रहण करता है और वो किस तरह शरीर में लाभ हानि पहुँचाते हैं, ये बहुत सारे बाहरी कारकों पर निर्भर करता है और हमारी जीन्स पर भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितना भी तेल घी खा लें मोटे नहीं होते, या उनको वो बीमारियां नहीं होती जिनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि तेल और घी का ज़्यादा प्रयोग करना ये बीमारियां पैदा करता है। कुछ लोग बहुत स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जब उनके खून की जांच होती है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड और ख़राब तरह का कोलेस्ट्रॉल बहुत पाए जाते हैं। एक अंतिम टेक्निकल बात, खाना बनाने में तेल करीब 110 से 250 डिग्री तक गर्म होते हैं। ये तापमान पानी उबलने के तापमान से काफ़ी अधिक होता है। आपने देखा होगा कि तेल को गर्म करते रहें, उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो उसमें से धुआं आने लगता है। धुआं आने का अर्थ हुआ कि अब तेल के बड़े अणु टूट टूट कर नए अणु बना रहे हैं और उनमें से कुछ हवा में उड़ने लगे हैं। ऐसे छोटे अणु स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करते हैं। जिस तापमान में धुआं आने लगे उसे उस तेल का स्मोक पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तेल को बहुत गर्म करना है, जैसे कि डीप फ्राई करने में, तो इसके लिए वो तेल सबसे अच्छा होगा जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होगा। अब प्रचलित तेलों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अंत में इस सारी चर्चा का निचोड़ देखना मत भूलिएगा। पहला, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ये तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें मूफा वर्ग के फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए अगर हल्का भूनना हो या सलाद की ड्रेसिंग करनी हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल ठीक है। लेकिन इस तेल को डीप फ्राई करने, केक बनाने जैसे कामों में इस्तेमाल न करें। सरसों का तेल। इस तेल को नए और महंगे तेल बेचने वाली कंपनियों ने बहुत बदनाम किया है क्योंकि इसकी तीखी गंध की वजह से इसके बारे में भ्रम फैलाना बहुत सरल होता है। जबकि सच्चाई ये है कि इस तेल में मूफा और पूफा फैटी एसिड्स का और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक अच्छा सम्मिश्रण होता है। इसमें कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं और शरीर के अंदर की सूजन को भी कम करते हैं। इसमें मूफा वर्ग का एक फैटी एसिड होता है जिसे एरुसिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में कुछ पुरानी खोजों में पता लगा था कि इसके अधिक सेवन से चूहों और बहुत छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इसकी वजह से आनन फानन में कुछ देशों ने तो इसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया। लेकिन बाद की खोजों में पता लगा कि अगर सही मात्रा में इसका लगातार भी सेवन करें तो इंसानों को इससे नुकसान नहीं होता। तो अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते आए हैं तो करते रहिए। इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी अधिक है, इसलिए इसका पकौड़े तलने, छौंक लगाने आदि में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी करते रहिए। कनोला ऑयल। कनोला एक तरह की सरसों ही होती है। ये कनाडा में पाई जाती है, इसलिए इस तेल का नाम हुआ कनोला। इस तेल के गुण सरसों के तेल के जैसे ही हैं, बस इसमें एरुसिक एसिड नाम का फैटी एसिड नहीं होता और तीखी गंध नहीं होती। राइस ब्रैन यानी चावल के छिलके का तेल। ये तेल भी अधिक स्मोक पॉइंट होने की वजह से खाना बनाने के लिए उत्तम है। इसमें भी मूफा और पूफा का सम्मिश्रण होता है, विटामिन ई होता है और एक विशेष रसायन होता है ओराइजेनॉल। इस रसायन के बारे में पता लगा है कि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर की सूजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। मूंगफली का तेल। इसका भी स्मोक पॉइंट काफ़ी अधिक है, इसलिए यह भारतीय कुकिंग के लिए सही तेल है। इसमें मूफा और पूफा में से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बहुतायत होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। नारियल का तेल। ये तेल भी विदेशी कंपनियों के निशाने पर रहा है, विशेषकर इसलिए कि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक होते हैं। नई खोजों में पता लगा है कि नारियल के तेल में एक तरह का फैटी एसिड होता है जिसे कहते हैं लॉरिक एसिड, और इससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यह तेल जल्दी पच जाता है और पेट के नुकसानदायक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। इसमें कुछ अन्य बहुत काम के रसायन होते हैं जिससे कई अंगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। हाँ, बिना रिफाइन किए हुए नारियल के तेल का स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए देर तक तलने वाले काम करने हों तो रिफाइंड नारियल तेल का इस्तेमाल करना ठीक है।
पाम ऑयल ये पूर्वी देशों से आयात किया जाने वाला सस्ता तेल है और इसके गुण बहुत कुछ नारियल तेल जैसे होते हैं। इसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बहुलता होती है। विटामिन ए और ई भी पाए जाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसे डीप फ्राई जैसे कामों में ला सकते हैं। जब पाम के बीजों से तेल निकाला जाता है तो वो गाढ़े लाल रंग का होता है, इसलिए जो खाने का पाम ऑयल मिलता है वो सारा रिफाइंड पाम ऑयल होता है। सोयाबीन ऑयल, इसका स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी अधिक है, इसलिए इसे भी तलने जैसे कामों के लिए काम में लाया जा सकता है। इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन के तो अन्य बहुत सारे तेलों से अधिक होता है। सोयाबीन तेल में पूफा फैटी एसिड खूब होते हैं, उनमें से ओमेगा 6 अधिक होते हैं, जिसके कारण इसके लगातार सेवन से सूजन होने जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तेल का अन्य तेलों के साथ उपयोग करें तो बेहतर है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, जैसा सोयाबीन तेल के बारे में हमने बताया, इस तेल में भी पूफा फैटी एसिड बहुत होते हैं। इसका स्मोक पॉइंट भी काफ़ी अधिक है, इसलिए इसे भी खाना तलने आदि में इस्तेमाल करना ठीक है। सैफलावर यानी करड़ी का तेल, इस तेल का स्मोक पॉइंट भी अधिक है, इसलिए यह भारतीय खाने बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें भी पूफा वर्ग के फैटी एसिड्स की अधिकता होती है। अब बात करते हैं वनस्पति घी की। जब सामान्य तेल में मशीन के जरिए हाइड्रोजन ठूंस दी जाती है तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, यानी तेल के फैटी एसिड में जहाँ खाली जगह में हाइड्रोजन परमाणु नहीं था वहाँ ये परमाणु आ जाता है। इसकी वजह से वनस्पति घी ठोस होता है और जल्दी खराब नहीं होता। इसकी पौष्टिकता जो तेल इसमें इस्तेमाल होता है और कुछ विटामिन जो कभी कभी इसमें बाद में डाल दिए जाते हैं उन पर निर्भर करती है। वनस्पति घी बनाने में सस्ते रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है जो खुद में अच्छा नहीं है, ऊपर से ये सैचुरेटेड हो जाता है जिससे कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और वनस्पति घी से एक और तरह का नुकसान होता है, वो है इसमें ट्रांस फैट्स की अधिकता। इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। ट्रांस फैट ये एक तरह का फैटी एसिड होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु अन्य फैटी एसिड्स की तुलना में अलग तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसे साइंस में कहते हैं ट्रांस बॉन्डिंग, इसीलिए इसका नाम हुआ ट्रांस फैट। वैसे तो ट्रांस फैट प्राकृतिक तौर पर भी पाया जाता है, लेकिन जब वनस्पति घी बनाते हैं और तेल को कुछ कम स्तर पर हाइड्रोजनेट करते हैं तो काफ़ी मात्रा में ट्रांस फैट बन जाते हैं। इनसे वनस्पति घी शुद्ध घी की तरह दानेदार बन जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। चूँकि फास्ट फूड, नमकीन, मिठाई आदि में वनस्पति घी का बहुत अधिक उपयोग होता है, इसलिए ऐसे व्यंजनों में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अभी तक की खोजों से पता चलता है कि सब तरह के तेल घी में से ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। अब बात कर लेते हैं रिफाइंड तेल की। सभी तेलों की कुछ न कुछ प्रोसेसिंग होती है। कच्ची घानी के सरसों के तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या रॉ कोकोनट ऑयल जैसे कुछ तेलों में तेल को केवल फिल्टर किया जाता है या हल्की सफाई की जाती है। इस तरह के तेलों में प्राकृतिक तेल की खुशबू और स्वाद रहते हैं, लेकिन ये तेल जल्दी खराब हो जाते हैं और इनका स्मोक पॉइंट कम होता है, जिससे ये कम गर्मी में ही धुआं देने लगते हैं। दूसरी ओर अधिकतर तेलों को रिफाइन यानी साफ करके ही बेचा जाता है। रिफाइन करने के लिए पानी, नाइट्रोजन, भाप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल तो होता ही है, कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है और इससे तेल साफ, चमकदार और बिना गंध वाला या कम गंध वाला हो जाता है और ये बड़े लंबे समय तक खराब नहीं होता। रिफाइनिंग का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा है। इससे कुछ नुकसान करने वाले केमिकल, मोम, फफूंद, जीवाणु और गंदगियाँ ये सब निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर तेलों में जो बहुत सारे प्राकृतिक रसायन होते हैं, विटामिन होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI ने ऐसे मानक बना रखे हैं कि किस तरह के केमिकल्स का रिफाइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आशा तो ये कर सकते हैं कि बड़े ब्रांड इन मानकों को मानते ही होंगे, नहीं तो थोड़ा भी गलती हुई तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत में बहुत सारा तेल खुला मिलता है या लोकल कारोबारियों द्वारा बनाया और रिफाइंड किया जाता है। इसके बनाने और रिफाइनिंग में हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल की संभावना बहुत होती है। मिठाई और नमकीन बनाने वाले, रेस्टोरेंट वाले, स्ट्रीट फूड बनाने वाले, ये सब ऐसे रिफाइंड तेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है। सस्ते रिफाइंड तेल को खुशबू और रंग मिलाकर महंगे तेल की तरह बेचने की भी खबरें सुनी जाती हैं। क्योंकि वार्ता लंबी हो गई है और कई टेक्निकल टर्म्स का उपयोग होता रहा है, तो देख लेते हैं कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले आम तेलों के बारे में क्या निष्कर्ष निकला। स्मोक पॉइंट के पैमाने पर भारत के सभी पारंपरिक तेल और अधिकांश नए तेल
खरे उतरते हैं, यानी तलने, डीप फ्राई जैसे कामों के लिए इनका इस्तेमाल पहले की तरह करते रहिए। ऑलिव ऑयल को डीप फ्राई जैसे कामों में इस्तेमाल मत करिए। नारियल, मूंगफली और सरसों के तेल अगर आपके घर में पारंपरिक तौर पर खाना बनाने में इस्तेमाल होते रहे हैं तो इस्तेमाल करते रहिए। पाम ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए। यह भ्रम मत पालिए कि नए लगने वाले या अंग्रेजी नाम के तेल हमारे पारंपरिक तेलों से बेहतर हैं। दूसरी ओर ये जिद भी नहीं करनी चाहिए कि जिन तेलों को हमारे पुरखे सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं वो ही सबसे अच्छे हैं। अगर हो सके तो खाना बनाने में एक से अधिक तरह के तेलों का इस्तेमाल करें। अधिक मुफा और अधिक पूफा वाले तेलों का जोड़ बना सकें तो बेहतर। कई कंपनियां भी 2 तरह के ऐसे तेलों को मिलाकर बेचती हैं, लेकिन वो ऐसा करके अनाप शनाप पैसे लेने लगती हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने में परेशानी नहीं है तो ऐसा तेल खरीद लें। नहीं तो सरसों, मूंगफली और नारियल जैसे तेल अलग अलग भोजन और पकवानों में इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही लाभ मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मिलाकर यूज़ करें। प्याज के पकौड़े सरसों के तेल में बनाएं, लड्डू बनाने हों तो मूंगफली या नारियल के तेल में या घी में बनाएं। अलग अलग तेलों से बने हुए खाने का स्वाद भी लें और स्वास्थ्य भी ठीक रखें। जो भी तेल खरीदें सील किए हुए डब्बे में ही खरीदें और भरोसे के ब्रांड का ही खरीदें। बिना भरोसे के ब्रांड का या खुला रिफाइंड तेल और वनस्पति कतई इस्तेमाल न करें। हम बाजार की तली भुनी या तेल घी की चीज़ों को खाना तो पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनका इस्तेमाल कम कर सकें तो अच्छा है। अच्छी कंपनियों के खाद्य पदार्थों के डब्बे में ट्रांस फैट की मात्रा लिखी होती है। जिनमें बहुत कम ट्रांस फैट हो वैसा सामान खरीदने की कोशिश करें। हो सके तो वनस्पति घी का प्रयोग बिल्कुल न करें। पार्टी और बड़े आयोजनों के लिए भोजन बनवाना हो और उसके लिए बिना रंग और गंध वाले तेल की ज़रूरत हो तो अच्छी कंपनी का रिफाइंड तेल उपयोग में लाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। घी के फ़ायदे नुकसान के बारे में कई तरह की बातें देखने सुनने को मिलती हैं। लोग खाने के तेल का सही इस्तेमाल नहीं करके भी अपना और परिवार का स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। खाने के तेलों में मिलावट भी अंधाधुंध होती है। इन विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि वेब में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में जो स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, हम उनके सही तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं और लोगों को नुकसान होने से बचाकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तथा घंटी के निशानों पर क्लिक कर दीजिए। नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में एक और दावे की जांच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।